गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय देख रहे थे और पूर्व के व्याख्यानों में मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ कि जो सोचने समझने की जो उम्र आरंभ होती है उसमें उनको विदेश का खुला वातावरण मिला। विश्व की जानी मानी महान विभूतियों से वो संपर्क में आए और उनके जीवन से वो बहुत प्रभावित हुए और धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी सोच विदेश में उनके अध्ययन काल में ही विकसित होने लग गई थी। और फिर भारत आने के बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। 1916 में गांधी जी से वो मिले और जैसे जैसे उनके नज़दीक जाते गए उनकी आध्यात्मिक और नैतिकतावादी जो सोच है उनके अंदर भी प्रवेश करती चली गई। इसके बावजूद कि वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बाहर आए थे, वहाँ पल बढ़कर तो क्या, लेकिन हम कहेंगे कि 15 साल की उम्र में पहली स्कूल ही वहाँ की उन्होंने देखी। जैसा मैंने बताया था कि प्रसिद्ध जो है स्कूल थी उसमें उन्होंने अध्ययन किया, स्कूली और कॉलेज एजुकेशन भी लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। तो हम जानते हैं कि उस सभ्यता से प्रभावित होना लाजमी था, किंतु भारत आए, महात्मा गांधी के संपर्क में आए, उनके साथ अनेक आंदोलनों में जब शिरकत करने लगे, भारतीय जनता की गरीबी, उनकी दारुण व्यवस्था को आंखों से जब वो देखने लगे तो कैसे कैसे उनके अंदर एक उदारवादी और समाजवादी सोच जो हम कह सकते हैं कि विदेश अध्ययन काल में ही उनके अंदर अंकुरित होने लग गई थी। और वो हम कह सकते हैं यहाँ आकर के आंखों से देखने के बाद में अपनी जनता को, उनकी गरीबी को, उनके कष्टों को देखने के बाद में वो पेड़ बनने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रजातांत्रिक समाजवादी सोच थी वो पूरी तरह से विस्तृत रूप में भारत आने के बाद में और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद में उनके साथ आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद में पूर्ण आकार में प्रस्तुत होने लगी। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये क्यों हुआ, ठीक है, और कैसे उनका बाल्यकाल जो था, बाल्यकाल क्या, जो युवा अवस्था 22 साल की उम्र में जो वो भारत आए, तो जो स्वतंत्र आंदोलन में जो उनका योगदान रहा वो किस तरह से विकसित हुआ, कैसे डेवलप हुआ, वो हम देखेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, कैसे बने, ठीक है, वो हम देखेंगे। उनके व्यक्तित्व पर किन किन चीज़ों ने प्रभाव डाला। तो पहला जो पॉइंट है बाल्यकाल के संस्कार एवं वातावरण। सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि जो बाल्यकाल जो उनका था उसमें उनकी जो बौद्धिकवादी, विवेकवादी, साइंटिफिक सोच, पाश्चात्य सोच, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि उनको घर पर ही शिक्षक पढ़ाने आते थे और वो जो शिक्षक होते थे अधिकतर उनमें अंग्रेज़ होते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित एक टी ए ब्रुक्स का तो उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनके ब्रुक्स के प्रभाव से ही हम कह सकते हैं कि नेहरू जी के मन में अध्ययन के प्रति, किताबों को पढ़ने की जो रुचि डेवलप हुई उनके प्रभाव से ही हुई। और ख़ास बात ये कि बाल्यकाल का जो संस्कार और वातावरण हम देख रहे हैं, तो जहाँ पाश्चात्य सभ्यता उनके शिक्षकों से पढ़ने के कारण अंकुरित होने लग गई, तो घर का जो वातावरण, उनकी माता थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी, पिता नहीं थे किंतु माता थी। तो भगवत गीता, उपनिषदों जैसे भारतीय ग्रंथों का उन्होंने बचपन में ही अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। तो और ये सब पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता संस्कार के बीच का जो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व डेवलप होने लग गया था बचपन में ही, ठीक है। तो इस तरह का जो वातावरण था, उनका जो प्रवेश था उसमें अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति, साथ ही भारतीय संस्कार दोनों बचपन में ही डेवलप होने लग गए। तो ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। जैसा मैंने आपको बताया, स्कूली शिक्षा इस भारत में हुई ही नहीं, स्कूल कभी गए ही नहीं, और जब गए तो विदेश में ही गए। इंग्लैंड के हैरो स्कूल में 15 साल की उम्र में वहाँ उनको प्रवेश दिलाया गया। और जैसा मैंने कहा आपको कि न सिर्फ स्कूली बल्कि कॉलेज एजुकेशन भी, कानून की शिक्षा भी उन्होंने लंदन में ग्रहण की। उस अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा से और इंग्लैंड में ही अध्ययन से, लंदन में ही अध्ययन से ब्रिटिश उदारवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति उनके मन में दृढ़ आस्था
उत्पन्न होने लग गई थी। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के जो हम आज़ादी के बाद में हमने जो 1935 का अधिनियम था उसके अंतर्गत एक तरह से ब्रिटेन के संविधान को जो का त्यों हमने ले ही लिया था। और संविधान जो सभा बनी उसके द्वारा जो हम उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं था, हम चाहे बदल सकते थे। पर चूंकि उस संविधान सभा पर भी दो ही व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो नेहरू जी थे उनको ब्रिटिश उदारवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास था, इसलिए उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। वो बदल सकते थे, 1935 के अधिनियम को बदल सकते थे, पर उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने अपना लिया और कुछ जो चेंज भी की तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने बदली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का ही प्रभाव था, या अंग्रेजी शिक्षा क्या ब्रिटिश उदारवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे संविधान में उन्होंने एक तरह से सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है। और उस वक्त जो दूसरी लोकप्रिय विचारधारा थी, देखिए, एक उदारवादी और प्रजातांत्रिक विचारधारा, दूसरी जो डेवलप हो रही थी भारत के पड़ोसी देशों में, चाइना में तो खैर आज़ादी के बाद में आया साम्यवाद, तो लेकिन विचारधारा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी वहाँ पर भी, और सोवियत संघ में तो साम्यवाद आ ही गया था। लेकिन समाजवादी विचारों के प्रति श्रद्धा होते हुए भी समाजवादी सोच को जीवन में उनके वो प्रभावित हुए, किंतु साम्यवादी अवस्था उसकी एक दिली निरंकुशता और मानव अधिकारों के हनन की जो हम कह सकते हैं, इस एक दिली निरंकुशता के कारण मानव अधिकारों का हनन होता है, तो इसलिए वो साम्यवादी व्यवस्था को अपने देश में स्वीकार करने की सोचते ही नहीं थे, कहने की बात यह है। और इस अवस्था की जो हिंसक वृत्ति थी उसके तो बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। तो ये हम कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का ही प्रभाव था कि ब्रिटिश उदारवादी जो परंपराएं थी उनके प्रति वो प्रभावित हुए और अपने देश में उन्होंने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अपने शासनकाल में उसको और सुदृढ़ किया। ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का उन पर प्रभाव पड़ा। और अंग्रेजी शिक्षा, जैसे मैंने पहले के व्याख्यान में बताया कि वो प्रभावित थे, और महात्मा गांधी स्नेहपूर्ण परिहास में उनको कभी कभी हमारा अंग्रेज कहकर संबोधित भी करते थे। तो इस तरह से तीसरी जो बात है वो है पाश्चात्य और भारतीय साहित्य का प्रभाव। ये जैसे मैं पहले बाल्यकाल के उसमें मैंने आपको स्पष्ट किया था कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों साहित्य का उन पर प्रभाव पड़ा। देखिए, ब्रिटेन में अध्ययन के दौरान, जैसे मैंने कहा कि जो सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था उसके प्रति कम और अतिरिक्त जो विषय होते थे, ग्रंथ होते, उनका अध्ययन करने में उनको बड़ी रुचि रहती थी। हैरो स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने इटली का जो देशभक्त थे गैरिबाल्डी, उन पर ट्रेविलियन द्वारा लिखी गई पुस्तक को उस वक्त ही उन्होंने पढ़ लिया था, देखिए, स्कूल में। तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों सभ्यताओं का उन पर प्रभाव पड़ा और समाजवादी सोच डेवलप होने लगी। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जो हमारे जो ग्रंथ थे, भारतीय संस्कृति और इतिहास को उन्होंने उन ग्रंथों से ही समझा। ठीक है। जो हमारे उपनिषद है, वेद है, बौद्ध धर्म के बारे में, भगवद गीता, ये सब उन्होंने पढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए उन पर पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता दोनों का प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक अद्भुत संगम था, पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता, पुरातन और आधुनिक, और आध्यात्मिक और बौद्धिक था। तो ये हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत सम्मिश्रण था उनमें। फिर देखिए, देश विदेश की यात्राओं से प्राप्त अनुभवों का प्रभाव। अब क्या, जैसे और बड़े हुए, जैसा मैंने कहा कि 1926 में पहले के व्याख्यान में मैंने बताया, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। 1926 में उन्होंने यूरोप के कई स्थानों की यात्रा की, और 1927 में ये भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आपको, ब्रुसेल्स में जब उनका राजनीतिक करियर बनने वाली बात बता रही थी, तो बताया था कि फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स में जो परतंत्र राष्ट्र है उनकी कांग्रेस बनी हुई थी, तो उसका सम्मेलन हुआ और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया। और उस जो सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया तब, और 1926 में जैसा मैंने बताया कि यूरोप के अनेक देशों की यात्रा की, सोवियत संघ की भी उन्होंने यात्रा की। धीरे धीरे वो समझने लगे कि भारतीय स्वतंत्रता को सिर्फ भारत के भविष्य के साथ ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता न जाने कितने और देशों को भी
प्रभावित कर सकती है, ये उन्होंने समझ लिया था और ये सच भी हुआ। भारत की आज़ादी के बाद में अफ्रीका, एशिया के न जाने कितने देशों में स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी और उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। और वो सारे जो देश जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के बाद में स्वतंत्रता हासिल की थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व जो हमारे नेहरू जी के हाथ में था, उन्होंने उस आंदोलन में सदस्य के तौर पर प्रविष्टि ली, अधिकतर क्या, लगभग सभी देशों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देश विदेश की यात्राओं का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ये समझ लिया था कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही भारत को दिलाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इससे हमें आत्मनिर्णय का अधिकार तो मिल जाएगा आंतरिक और बाहरी रूप से, लेकिन जब तक हम सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण देश का नहीं करेंगे तब तक उस राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए देखिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि मेरा दृष्टिकोण अधिक व्यापक था और कोरा आदर्शवाद मुझको निश्चित रूप से एक सनकी और अधूरा विचार प्रतीत होता था। स्वतंत्रता निश्चित रूप से आवश्यक थी, किंतु वह सही दिशा में केवल एक कदम मात्र था। सामाजिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक व्यवस्था के बिना, यानी देखिए जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, ठीक है ना, जब तक समाज में ये भेदभाव समाप्त नहीं हो जाएगा, तथा समाजवादी व्यवस्था यानी आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता, यानी देखिए समाज में जो हम जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव करते हैं वो हम बात कर रहे हैं। समाजवादी व्यवस्था मतलब आर्थिक समानता से मतलब है। ये जो गरीब और अमीर के बीच में जो इतना अंतर है उसको वो पाटना चाहते थे, ठीक है, समानता लाना चाहते थे, आर्थिक विभिन्नता को कम करना चाहते थे। तो समाजवादी व्यवस्था के बिना न तो देश की और न व्यक्ति की ही कोई अधिक उन्नति हो सकती थी। मुझे लगा कि विश्व के मामलों और आज के संसार को, जो कि सतत परिवर्तनशील है, मैंने पहले की अपेक्षा अधिक समझ लिया है। सोवियत रूस ने मुझे अत्यधिक आकृष्ट किया और मैंने अनुभव किया कि वह संसार को आशा का एक नवीन संदेश दे रहा है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है और अपने विचार स्पष्ट कर दिए कि देश की आज़ादी के बाद में हमें क्या करना है। ठीक है, इसी तरह से महान व्यक्तियों से संपर्क, ये मैंने आपको स्पष्ट किया भी है कि वो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनका रुझान कम था और जो एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि अन्य किताबों को पढ़ने में और महान व्यक्तियों से संपर्क का उन्होंने प्रयास, जिनकी किताबें उन्होंने पढ़ी उनसे मिलने की भी उनकी इच्छा होती थी। तो एक बार गांधी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा भी था, देखिए मुझे विश्वास है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। तो महात्मा गांधी से जब वो प्रभावित हुए, न सिर्फ देश विदेश के व्यक्तित्व की बात मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि भारतीय जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी हैं, उनसे जो वो मिले, उनके व्यक्तित्व से उनके अंदर जो भारतीयता, आध्यात्मिकता प्रवेश करती चलेगी। और गांधी जी को ये विश्वास हुआ, भले ही उनको कहते थे हमारा अंग्रेज़ देखिए, लेकिन उनको विश्वास था कि मैं जब नहीं रहूँगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व किस तरह से, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व क्या था, विदेशी और भारतीय दोनों सभ्यताओं का जो अद्भुत संगम था उनमें, वो अपने आप में बेमिसाल था। ठीक है, और जैसा मैंने आपको स्पष्ट कर ही चुकी हूँ, 1912 में जब वो भारत से लौटे तो उस वक्त तो पूरी तरह से उनका दृष्टिकोण अभिजात्य ही कहा जा सकता। हालांकि समाजवादी प्रभाव, जैसे मैंने कहा, प्रभावित होने लग गए थे, किंतु अभिजात्य था। लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी के संपर्क में वो आते गए, उनके क्रांति जो जनता के संपर्क में आने लग गए और किसानों के आंदोलनों में, और जैसे जैसे उन्होंने भारत के लोगों की दरिद्रता को प्रत्यक्ष देखा, किसानों की दरिद्रता को देखा, जनता के प्रति उनके मन में गांधी जी के जो प्रभाव के कारण और उनके स्वयं के व्यक्तित्व के कारण जो आत्मीयता डेवलप होती चली गई, वो अपने आप में हम कह सकते हैं शब्दों से बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह से उनके अंदर लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों ने घर करना शुरू कर दिया महान व्यक्तियों के संपर्क के कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं नेहरू उनके चिंतन के दार्शनिक आधार। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आखिर उनका जो दर्शन था, जो उनकी विचारधारा थी, वो क्या थी, हकीकत में वो क्या थी। महात्मा गांधी के निकट संपर्क में थे तो ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा आध्यात्मिकता और नैतिकता, जो सत्य और अहिंसा की जो शैली थी महात्मा गांधी की,
और जिस तरह से उनके आंदोलनों में महात्मा गांधी के शब्दों पर उन्होंने जिस तरह से वो चले, और महात्मा गांधी को जो विश्वास था कि मेरी मृत्यु के बाद में नेहरू ही मेरे विचारों को आगे बढ़ाएगा, तो ऐसा लगता है कि भारतीयता से ओतप्रोत थे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत थे, क्योंकि विदेशी साहित्य और संस्कृति को उन्होंने बहुत नज़दीक से न सिर्फ देखा, वहाँ बड़े भी हुए। इसी तरह से मैंने आपको ये भी कहा कि समाजवादी विचारों से भी वो प्रभावित हुए। तो क्या थे हकीकत में वो, ठीक है, ये देखिए हम कहना चाहेंगे। तो देखिए उनके कुछ शब्दों को मैं बताना चाहूँगी। ये जो कुछ शब्द मैं आपको पढ़ूंगी, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि न तो मार्क्स की भांति पूरी तरह से नितांत, जो मैंने कहा ना, अद्भुत संगम था। न तो मार्क्स की भांति नितांत भौतिकवादी थे, नहीं महात्मा गांधी की भांति नितांत आध्यात्मिकतावादी। वे आस्तिक और नास्तिक दोनों ही वर्गीकरणों से पूर्णतः परे थे। ये देखिए क्या कह रहे हो, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं किसी ऐसे तत्व में विश्वास अवश्य करता हूँ। मैं किसी ऐसे तत्व में विश्वास अवश्य करता हूँ कि आप उसे धर्म कह सकते हैं। देखिए धर्म की व्याख्या कितनी सुंदर व्याख्या, इससे मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा सुंदर व्याख्या हो ही क्या सकती है। क्या कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे तत्व में विश्वास अवश्य करता हूँ, आप उसे धर्म कह सकते हैं, या जो चाहे सो कह सकते हैं, जो कि मनुष्य को उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाता। देखिए धर्म वो है जो मनुष्य को उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक कोण और नैतिक गहराई का एक नवीन स्तर प्रदान करता है। सामान्य स्तर से ऊंचा उठाने से क्या मतलब है, देखिए ये मतलब है, आगे वो लिख रहे हैं, अतः जो भी तत्व मनुष्य को उसकी क्षुद्रताओं से ऊपर उठाने में सहायता देते, ये मेरी तेरी राग द्वेष, इन चीज़ों से ऊपर, इन क्षुद्रताओं से ऊपर उठाने में जो सहायता देता है, चाहे वो देवता हो या कोई पत्थर की प्रतिमा। अरे जैसे हम कह सकते हैं हमारे जो समाज सुधार आंदोलन करता है, उन्हें हमारी मूर्ति पूजा, हमारी तीर्थ यात्रा, इन सब का एक तरह से विरोध किया और इनको रूढ़ियाँ, अंधविश्वास ही कहा। लेकिन नेहरू जी देखिए क्या कह रहे हैं, वो भले ही पत्थर की प्रतिमा हो, अगर वो हमारी क्षुद्रताओं से हमें ऊपर उठाती है, हमारी मैं से ऊपर उठाती है, हमारे अंदर जो बुरी वृत्तियाँ हैं उससे अगर ऊपर उठाती है, तो वही शुभ है और उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये धर्म की व्याख्या थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस व्याख्या से नेहरू जी का अंदर का कितना विशाल व्यक्तित्व का आभास हमें होता है, और यही सोच अगर इंसान रखे तो शायद दुनिया के सारे झगड़े, सारे फसाद, सारे संघर्ष जो है वो एक पल में समाप्त हो सकते हैं। ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनकी मुलाकात, चेहरे की मुस्कान बता रही कितने खुश हो रहे हैं वो उनसे मिलकर। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे देखिए उनकी मुलाकात। इसीलिए मैंने कहा कि महान व्यक्तियों से मिल करके उनको बड़ा अच्छा लगता था और उन्होंने हमेशा ही ऐसा प्रयास किया, और न सिर्फ मिलना, उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित होते थे और सामने वाला व्यक्तित्व कैसे उनके अंदर प्रवेश करता चला जाता था। तो ये थे हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए लास्ट में ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे पर प्राउड फील कर रहे हैं, एक प्राउड फादर, एक प्राउड डॉटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।